मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम व क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या मिनी हज हाउस, मैटरनिटी हॉस्पिटल और गार्डन के लिए अरसफ अली तालाब से मुतासिल अराजी मुनासिब नहीं? एक सवाल। मुस्लिम कायदीन इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दिलाते? किसी रियासत में इंतखाब करीब आते हैं तो बीजेपी से पहले वहां ईडी सरगर्म होती है। इस काम में नाम की शमूलियत की इत्तला पर एमएलसी के कविता की बरहमी, कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं। बोधन आरटीसी डिपो में गैर मजाज डीजल की सप्लाई करने वाले डीजल टैंकर को बोधन के पेट्रोल बंक डीलर्स ने पकड़ लिया। सिविल सप्लाईज ने इस टैंकर को तहवील में लिया, मगर बहुत सवाल उठ खड़े हुए हैं। HVAC की जानिब से 3 रोजा फनी तरबियत का एहतमाम। दफ्तर बैतुल माल आटो नगर पर 8, 9 और 10 दिसंबर को तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें हुफ्फाज को खौफियत दी जाएगी। मुंतज़मीन का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिस रियासत में इंतखाब करीब होते हैं वहां बीजेपी से पहले ईडी पहुंच जाती है और अपोजिशन कायदीन को खौफ व हरास का निशाना बनाया जाता है। बीआरएस के बनने के बाद बीजेपी को अपने बुरे दिन नजर आने लगे। शदीद बरहमी का शिकार एमएलसी के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईडी की फहरिस्त में एमएलसी के कविता का नाम शामिल करने की इत्तलात के साथ ही सियासी हलकों में जबरदस्त भूचाल पैदा हो गया और बीआरएस के कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद एमएलसी के कविता से इजहार एगानगत के लिए उनके घर के सामने जमा हो गए। एमएलसी के कविता ने अपने घर के सामने एक बड़े हुजूम का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया और कहा कि हमें घबराने की कतई जरूरत नहीं है। याद रहे कि चंद माह से जारी दिल्ली लेकर्स के मामले में एमएलसी के कविता का नाम शामिल होने की बात गश्त कर रही थी, लेकिन ईडी की जानिब से अब तक कोई पेशकदमी नजर नहीं आई। लेकिन अब बताया गया है कि ईडी ने चार्जशीट में एमएलसी के कविता का भी नाम शामिल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि पहले ही दिल्ली के नायब वजीर आला और कई अहम सियासी कायदीन के नाम इस स्कैंडल में शामिल किए गए हैं, लेकिन अब तक एमएलसी के कविता के ताल्लुक से कोई वजाहत सामने नहीं आई थी। मगर अब अचानक ही उनका नाम खुलकर सामने लाया गया, जिससे सियासी हलकों के अलावा अवामी हलकों में भी तशवीश की लहर देखी जा रही है। यही वजह है कि एमएलसी के कविता के हैदराबाद के मकान पर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया, जो एमएलसी के कविता जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और बीजेपी की मुखालिफत में भी जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर शदीद बरहमी का शिकार के कविता ने कहा कि बीजेपी ने अपने मुल्क पर 8 साल दौरे इख्तिदार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने अपने दौरे इख्तिदार में सिर्फ अपोजिशन पार्टियों की हुकूमतों को गिराने का काम किया है। बीजेपी ने अब तक 9 रियासतों की जमहूरी अंदाज में मुंतखब होने वाली अपोजिशन पार्टियों की हुकूमतों को गैर जमहूरी तरीके से गिराकर हुकूमतों पर कब्जे कर लिए। तेलंगाना में उसकी यह साजिश नाकाम रही। एमएलसी कविता ने कहा कि जब भी किसी रियासत में इंतखाब करीब होते हैं वहां बीजेपी से पहले ईडी मुतहर्रिक हो जाती है और अपोजिशन कायदीन में खौफ व दहशत का माहौल बनाया जा रहा है ताकि अपोजिशन की ताकत को कमजोर बनाया जाए। एमएलसी के कविता ने कहा कि जब से वजीर आला केसीआर ने टीआरएस को कौमी सतह पर तरक्की देते हुए बीआरएस बनाया है, उस वक्त से बीजेपी बौखलाहट का शिकार बन चुकी है। अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाने वाली बीजेपी को अब खुद के बुरे दिन नजर आने लगे हैं, लिहाजा वो बीआरएस के कायदीन को निशाना बनाकर खौफ व हरास का शिकार करना चाहती है। लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ईडी और बीजेपी दोनों का ही इस्तकबाल करेंगे और अपनी जानिब से ईडी की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के
एक असहज तरीके से वहाँ उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है, और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितना साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। थैंक यू। जय तेलंगाना। अरसापल्ली चौराहे से आगे बरखी सब स्टेशन के उगवी हिस्से में वाक़ई वसीम व अरीज आराजी हज हाउस, मैटरनिटी होम और गार्डन और प्ले ग्राउंड के लिए इंतहाई मुनासिब है। न जाने क्यों हमारे सियासी लीडर्स इस जानिब आला कायदीन को क्यों मुतवज्जे नहीं करवाते, ये एक अहम व चुभता हुआ सवाल है। कुछ दिन कबल हैदराबाद में निजामाबाद जिले के वजीर अराकीन असम्बली और ओहदेदारान के साथ वज़ीर आला केसीआर ने एक जायजा इजलास मुनाक़िद किया था, जिसमें जिले के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ मंसूबाजात को खतयत दी गई। रियासती वज़ीर आला ने जिला निजामाबाद मुस्तकर पर मिनी हज हाउस की तामीर के भी अहकाम दिए, जिसके बाद से निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी मौजू अराजी की तलाश में है। इस सिलसिले में अक़लियती कायदीन से भी मशावरत की जा रही है और मुख्तलिफ किस्म के मशवरे सामने आ रहे हैं। तकरीबन लीडर्स शहर के मज़ाफ़ात में ही अराजियों की निशानदही कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम आज़मीन हज के लिए शहर के क़ल्ब में कोई जगह दस्तयाब नहीं हो सकती? कुछ कायदीन ने खुजा कॉलोनी अराजी की निशानदही की, जिसको मुतनाज़ा करार दिया गया। कुछ ने फिश फार्म की निशानदही की, जिसको फिशरीज डिपार्टमेंट और माहीगिरों के मफाद की अराजी करार दिया गया। कुछ ने आटो नगर में वाक़े इंडस्ट्रियल इलाके की अराजी की निशानदही की, लेकिन इसको भी नामुमकिन बताया गया। लेकिन अफसोस के किसी भी लीडर की नज़र अरसापल्ली चौराहे से आगे वाक़े तालाब की अराजी पर क्यों नहीं पड़ रही है, जबकि यहाँ काफी बड़ी अराजी जो कि करीब 11 से 12 एकड़ है खाली पड़ी हुई है। लोगों का अक्सर ख्याल है कि ये शिकम अराजी हो सकती है, लेकिन ये बात भी गलत है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कुंटा था जो कि सिर्फ करीब 30 गुंटों पर ही फैला हुआ था और कानूनी तौर पर इसको तालाब की हैसियत हासिल नहीं है। लिहाजा हाल ही में महकमे बल्दिया ने इस अराजी के अतराफ हिस्सार बंदी कर दी है। इसी अराजी पर साबिक में अंजहानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने एक वसी व अरीज गार्डन के लिए संगे बुनियाद रखा था, मगर बाद में इसको सियासी नज़ात का शिकार बना दिया गया। शायद कुछ सियासी कायदीन चाहते हो कि ये अराजी यूं ही खाली रहे, जबकि इस अराजी को कारआमद बनाया जा सकता है। इस वसी करीब 11 से 12 एकड़ अराजी में न सिर्फ मिनी हज हाउस तामीर किया जा सकता है जो कि क़ल्ब शहर में होगा, बल्कि साथ ही इसमें एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी तामीर किया जा सकता है। इस मैटरनिटी हॉस्पिटल जो कई बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, इसको कायम करने का वादा एमएलसी के कविता ने उस वक्त किया था जब वो एमपी थी। अब इनके इस वादे की भी तकमील इसी अराजी पर की जा सकती है। इसके अलावा अक्सरियत इलाके में कई मुकामात पर मिनी पार्क्स कायम किए गए हैं और इनमें वॉकिंग ट्रैक भी मौजूद है, लेकिन अक़लियती इलाके में अब तक एक भी पार्क या वॉकिंग ट्रैक कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। इस पार्क की तामीर के लिए भी अराजी न होने की बात कही जा रही है।
पार्क और वॉकिंग ट्रैक न होने की वजह से मर्दों और खवातीन को बोधन रोड और गौशाला रोड पर सुबह के वक्त वॉकिंग करते देखा गया, जहां पर इनको हादसात का खतरा लाहक रहता है। लिहाजा इस मसले का हल भी इसी जगह किया जा सकता है। यहाँ एक वसी व अरीज खूबसूरत पार्क भी तामीर किया जा सकता है, जिसमें अतराफ वॉकिंग ट्रैक भी तामीर की जा सकती है। इस अराजी पर अगर एक साथ मिनी हज हाउस, मैटरनिटी होम और पार्क तामीर किया गया तो ये TRS हुकूमत का मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। ये अराजी गैर नजाई है और सरकारी मिल्कियत है और इस पर बल्दिया ने हिसारबंदी करवाई है, लिहाजा इससे कोई तनाज़ा खड़ा होने का खदशा नहीं है। और सबसे अहम बात, इस अराजी पर तामीर किए जाने वाले सिर्फ मिनी हज हाउस से ही मुसलमान इस्तेफादा करेंगे, जबकि गार्डन, वॉकिंग ट्रैक और मैटरनिटी होम से मुसलमानों के अलावा अतराफ में बसने वाले दीगर तबकात के भाई भी भरपूर इस्तेफादा करेंगे। लिहाजा ये काम किसी एक तबके के लिए नहीं बल्कि तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए होगा। लिहाजा लाजमी है कि मुख्तलिफ बहानों से गार्डन, मैटरनिटी होम और हज हाउस को रोकने की कोशिश बंद की जाए और इस जगह को फौरी इन 3 मकासद के लिए मख्तस करते हुए तामीर अहकाम जारी किए जाए। इससे TRS हुकूमत की नेक नामी में इजाफा होगा। बिलखुसूस हमारे जिले के MLC के कविता और निजामाबाद अर्बन के हरदिल अजीज और बेतहाशा तरक्याती काम रखने वाले डायनेमिक MLA बीगाला गणेश गुप्ता के कामों में मजीद एक सुनहरा इजाफा भी होगा। इसके अलावा यहाँ स्कूलों की तामीर के लिए भी जगह बचेगी या फिर उर्दू घर और कम्युनिटी हॉल की भी तामीर की जा सकती है। जरूरत है कि मुस्लिम लीडर्स बिलखुसूस कॉर्पोरेटर इस तरफ मुतवज्जा हो और इस नॉलेज पार्क के अगबी हिस्से में हिसारबंदी की गई अराजी पर हज हाउस, मैटरनिटी होम और गार्डन की तामीर का मुतालबा लेकर शिद्दत से उठे और इस वक्त तक जद्दोजहद करे जब तक कि इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जब तक कि इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाता, ये काम अवाम के मुफाद में है। हमारे बच्चे प्लेग्राउंड न होने की वजह से खेलों से महरूम है, गार्डन न होने की वजह से तफरीह से महरूम है और वॉकिंग ट्रैक न होने की वजह से सड़कों पर वॉकिंग पर मजबूर हो रहे हैं और वॉकर्स को हादसात का खतरा लाहक है। अगर मुस्लिम लीडर्स इस मामले में कोताही करेंगे तो इससे मुस्लिम तबके का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। गार्डन कभी नहीं बनेगा और वादा सिर्फ वादा ही बनकर रह जाएगा। मैटरनिटी होम नहीं बनेगा, लिहाजा हमारी गरीब खवातीन सरकारी दवाखानों के धक्के खाती रहेगी और मिनी हज हाउस जगह न होने का बहाना करके किसी जंगलाती इलाके में तामीर किया जाएगा जो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा और मुस्लिम तबके के लिए बेफैज बन जाएगा। लिहाजा इन तमाम मसलों के हल के लिए एक ही मुतालबा मुनासिब है कि अरसापल्ली चौराहे से आगे बरकी सब स्टेशन के पीछे वाक़ सरकारी अराजी को हासिल किया जाए और इन पर तामीरात यकीनी बनाई जाए। गैर मजाज डीजल की सप्लाई करने वाले एक डीजल टैंकर को बोधन के पेट्रोल बंक डीलर्स ने पकड़कर सिविल सप्लाईज डिप्टी तहसीलदार के हवाले कर दिया। बताया गया कि ये डीजल पड़ोसी रियासत से गैर कानूनी तरीके से लाया गया था। बोधन के RTC बस डिपो में पेट्रोल बंक्स के मालिकीन की एसोसिएशन ने धावा किया और गैर मजाज डिपो को डीजल फराहम करने वाले एक टैंकर को पकड़ लिया। उसकी इत्तला फौरी महकमा सिविल सप्लाईज को दी और ये सवाल उठाया कि RTC डिपो बोधन के हुकाम मुकामी पेट्रोल बंक से डीजल ना खरीद कर बाहर के अफराद से डीजल क्यों खरीद रहे हैं। मालूमात के मुताबिक ये डीजल टैंकर मेदक जिले का है और उसने जो डीजल सप्लाई किया है उसका कोई मुसद्दिका बिल या वे बिल मौजूद नहीं था, लिहाजा इसका टैक्स अदा किया जाना भी नामुमकिन है। बोधन के डीलर्स ने बताया कि यह टैंकर दूसरी रियासतों से गैर मजाज तौर पर कम कीमत पर डीजल की खरीदी करता है, जहां तेलंगाना से 8 से 10 रुपये कीमत कम होती है और बोधन डिपो को 2 रुपए कम में डीजल फरोख्त कर रहा है। 2 रुपए कम के लालच में एक जिम्मेदार महकमा RTC के ओहदेदार गैर कानूनी डीजल को खरीद रहे हैं, जिससे एक तरफ तो मुकामी डीलर्स का नुकसान हो रहा है और हुकूमत का भी फी टैंकर 5 से 6 लाख का नुकसान हो रहा है। डीलर्स का कहना है कि इस टैंकर के साथ कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे डीजल की कानूनी मुंतकिली का जवाब मिलता हो। इस मौके पर सिविल सप्लाईज डिप्टी तहसीलदार ने सूरत हाल का जायजा लिया और दस्तावेजात और टैक्स की रसायद तलब की, जिसके ना मिलने पर उन्होंने टैंकर को अपनी तहवील में ले लिया और मालिक को हिदायत दी कि वो कानूनी दस्तावेजात को बताकर
और टैक्स साइट पेश करते हुए अपना टैंकर वापस हासिल करें। ట్యాంకర్ డీజిల్ పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోల్పోయిన పన్ను ఆదాయం 6 లక్షల రూపాయలు. 27% ఏదైతే అమ్మక పన్ను ఉందో వ్యాట్ అది కట్టకుండా కర్ణాటక నుంచి 11 రూపాయలు తక్కువ అక్కడ ఉందన్న మిషతో తెచ్చుకొని వీళ్ళకు ఆర్టీసీకి రూపాయిన్నర తక్కువకు సప్లై చేస్తూ ప్రభుత్వ ఖజానాకు మాత్రము దాదాపు 6 లక్షల రూపాయలు గండి కొడుతున్నారు. రోజు వందలాది ట్యాంకర్లు ఇలా వస్తూ దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయలు కనీసము అమ్మక పన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోల్పోతోంది. ఇలా చేస్తే నెలకు దాదాపు 200 కోట్లు, అలాగే సంవత్సరానికి 2,500 కోట్ల రూపాయలు. ఇది ఒకటి ఆర్టీసీ లెక్క మాత్రం, ఎందుకంటే ఆర్టీసీ మొత్తం మన తెలంగాణలో 97 డిపోలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇతర ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇతరత్ర వేరే మెషినరీస్ వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళు చేస్తున్నది చూస్తూ ఉంటే ఈ లెక్కన అది 5,000 కోట్లైనా ఆశ్చర్యం లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏమైందంటే ఇక్కడ గోదన్ బస్ డిపోలో అన్అథరైజ్డ్ వెహికల్ వచ్చింది, ఫ్యూయల్ వెహికల్ వచ్చిందని చెప్పేసి లోకల్ పెట్రోల్ బంక్ డీలర్స్ అందరూ ఇన్ఫామ్ చేస్తే మేము వచ్చి ఇక్కడ విచారణ చేస్తే ఉన్న ఇక్కడైతే ఏదైతే వెహికల్ ఉందో ఆ వెహికల్కి ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ లేవని చెప్పేసి చూసాము. సో ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ లేనందువల్ల ఆ వెహికల్ని మేము మా కస్టడీలోకి తీసుకుంటున్నాము. కస్టడీలో తీసుకొని ఫర్దర్గా మేము దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి లోపల ఉంది ఏ టైప్ ఫ్యూయల్ అని చెప్పేసి మేము అనాలిసిస్ చేసి మా అడిషనల్ కలెక్టర్ నిజామాబాద్ గారికి మేము రిపోర్ట్ చేస్తాము. HVAC की जानिब से गरीब नौजवानों बिलखुसूस दीनी खिदमत से वाबस्ता अफराद को 3 रोज़ा फनी तरबियत फराहम की जाए। 8, 9 और 10 दिसंबर को ये तरबियती प्रोग्राम दफ्तर बैतुल माल आटो नगर में मुनक्किद होगा। सनाउल्लाह खान, मतीन जुबली और MS सिद्दीकी ने इस्तिफादा की ख्वाहिश की। मोहम्मद एहसान सिद्दीकी, अब्दुल मतीन जुबली और सनाउल्लाह खान ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गरीब नौजवानों को बिलखुसूस हुफ्फाज़ इकराम को खुद कफील बनाने के लिए उनको फनी तरबियत फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। लिहाजा 8, 9 और 10 को 3 रोज़ा फनी तरबियत फराहम की जाएगी, जो कि HVAC की जानिब से फराहम की जाएगी। इस 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का बैतुल माल दफ्तर आटो नगर में इनेकाद अमल में आएगा और इस दौरान वेंटिलेशन और एयर कंडीशन की तरबियत फराहम की जाएगी, जिसके बाद तरबियत हासिल करने वाला शख्स खुद से उन खराब चीजों की बआसानी मरम्मत करेगा। इस तरह इसको आमदनी के वसाइल हासिल होंगे। इन नौजवान कायदीन ने नौजवानों बिलखुसूस हुफ्फाज, आइमा व मौज़िनीन से ख्वाहिश की अगर उनको इस तरबियत के हुसूल में दिलचस्पी है तो वो फौरी रब पैदा करे और रजिस्ट्रेशन करवा ले। SCA निज़ामाबाद की जानिब से इंशाल्लाह 8th, 9th और 10th 3 दिन का एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम निज़ामाबाद में अमल में लाया जा रहा है। ये एक्चुअली HVAC ट्रेनिंग है जो ख़ास तौर पर डाउन ट्रेडन क्लास, गुरबा और हमारे हुफ़ाज़ किराम, हम उमूमन ये देखते हैं कि हमारे हुफ़ाज़ किराम उनका जो हिफ्ज़ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो लोग अपनी इनकम सोर्स के लिए कई तरफ जो है ना उनको भटकना पड़ता है। लास्टली वो लोग जो है मस्जिद के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। मगर हमारे सिद्दीक सर, मतीन भाई जुबली और हमारे ऐसे कई सारे दोस्त हैं, उनकी एक ये सोच थी कि हमारे हुफ़ाज़ किराम के लिए हम ऐसा कोर्स तैयार करें, उनके ये कोर्स ऐसा रहे कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक स्टेटस को थोड़ा चेंज कर सके। उमूमन ये होता है कि हम लोग उनको न ज़िंदगी भर इकोनॉमिकली वीक ही रखते हैं, मगर हमारी एक फ़िक्र है, हमारी एक सोच है कि हम चाह रहे हैं कि एक तालिब इल्म जो कुरान का इल्म रखता है वो साथ ही साथ दुनियावी ऐसा इल्म रखे, उससे वो लोग डिपेंडेंट ना रहे मस्जिदों के ऊपर, वो डिपेंडेंट ना रहे सरकारी स्कीमों के ऊपर। मैं एक ही अपील करूंगा तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से, खुसूसन हुफ़ाज़ से और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कौम का दर्द रखते हुए, अपने आप को सर्व करते हुए, अपनी काबिलियत को और अपने इल्म को बांटने की जो कोशिश जनाब एहसान साहब कर रहे हैं, मैं उनको उसके लिए बहुत सारा सलाम करता हूं और उनकी
शिद्दत और जुस्तजू को भी बहुत सराहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं माशरे में। कौम के बारे में सोचना, अपने तमाम मसरूफियात को ख़त्म करके कौम के बारे में सोचना, ये बड़ी बात है। अब जो कोर्स ये अभी लेकर आए हैं, ये अगर आप बाहर अगर मार्केट में करना चाहें तो एक मेंबर के लिए 15,000 तक फीस इसमें खर्च होगी। any kind of visitation with lots of support, with lots of motivation रखे कि नहीं हम करेंगे। एक्चुअली हम लोग ये प्लान कर रहे थे पिछले 6 महीने 7 महीने से कि ये करेंगे इंशाल्लाह। मुझको बहुत था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अपने जो लोग हैं जितने भी हैं उनको कुछ गिफ्ट दें, या और जो हुफाज है जो मौजन है मस्जिदों के उनको कुछ गिफ्ट दें रिलेटेड टू एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक बार वो अगर सीख लें स्किल तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो लोग खुद ही से अपने बलबूते पे जो है सो पैरों पे ठहरते हैं, खुद अर्न कर सकते हैं, अपनी माशी हालात सुधार सकते हैं। और ये इतना बेहतरीन कोर्स है कि ना सिर्फ इंडिया, इवन ये लोग गल्फ जा सकते हैं, दुबई, कतर, सऊदी, कहीं भी जा सकते हैं। ये अप टू द व्हाट कैन आई से अपडेटेड कोर्स है इन लोगों के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वर्स्ट केस पकड़ के चल रहे हैं हम, यानी फॉर एग्जाम्पल इनको जॉब अगर नहीं भी मिली, वेर एवर दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। सबसे अच्छी चीज़ ये है इनके लिए, यानी कहीं भी टेक्नीशियन। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, गर्मा का मौसम आया या टेक्निकल रिपेयर से आपके पास एयर कंडीशनिंग के, एटलीस्ट दे विल बी अर्निंग 1500 पर डे। अगर कहीं पे भी, वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, नॉट जस्ट, और अच्छी बात क्या है ये कोर्स में हम सिर्फ मैकेनिकल कवर अप नहीं करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिकल भी कवर करने वाले इंशाल्लाह। बाइकों का सरखा करने वाली गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद। एसीपी वेंकटेश्वर लू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। निजामाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा 5 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया। इस जिम्मन में असिस्टेंट कमिश्नर वेंकटेश्वर लू ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और बताया कि जन्नापल्ली एक्स रोड पर गाड़ियों की तनखी के दौरान 2 नौजवान बगैर नंबर प्लेट की पल्सर गाड़ी पर बोधन की जानिब जा रहे थे और वो दोनों पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शुबे की बुनियाद पर रोककर गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए गए। ताहम कागजात न होने पर सब इंस्पेक्टर साई कुमार ने पल्सर गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर TSCOP एप्लीकेशन के जरिए तनखी करने पर अभंगापट्टनम के रमेश नामी शख्स के नाम पर गाड़ी पाई गई, जिस पर रमेश से रब पैदा करने पर पल्सर गाड़ी चोरी होने और नवीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का इजहार किया। पुलिस ने 2 अफराद को तहवील में लेते हुए पूछताछ करने पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिलों को सरखा करने का इकबाल जुर्म किया। ये दोनों का ताल्लुक सैयद आमिर 19 साल पेशा मजदूर साकिन नादलाबाद हाल मुकीम अकबरबाग निजामाबाद से है और दूसरा शेख मकबूल 21 साल पेशा मोटरसाइकिल मैकेनिक साकिन अकबरबाग निजामाबाद से है, जबकि उनके दीगर साथी सलमान फरार है। और बताया कि सार्खीन के कब्जे से 5 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल HF डीलक्स पल्सर के अलावा बोधन से HF डीलक्स और पैशन प्रो 6 टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद हुदूद से सरखा करने का इकरार किया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP ने मोटरसाइकिल के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली को बेनकाब करने पर साउथ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर 6 टाउन SI की सताइश की। इस मौके पर साउथ सर्कल इंस्पेक्टर नरेश, सब इंस्पेक्टर 6 टाउन साई कुमार और अमला मौजूद था। ఈరోజు ఉదయం 6 టౌన్ ఎస్ఐ గారు మరియు ఆయన పార్టీ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉండగా 2 వ్యక్తులు అనుమానంగా తారసపడ్డారు. వాళ్ళని ప్రాపర్గా ఇంటరాగేషన్ చేయగా వాళ్ళ పేరు సయ్యద్ అమర్, షేక్ మక్బూల్ అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళని ఎందుకు సస్పెక్ట్గా తిరుగుతున్నారని చెప్పి కొద్దిగా ఆరాధిస్తే వాళ్ళు దాదాపు 5 దొంగతనాలు, 5 వెహికల్స్, 2 వీలర్ వెహికల్ దొంగతనం చేసినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి ముదోల్, ఒకటి నవీపేట్, ఒకటి ఆర్మూర్ PS, ఒకటి బోధన్ PS, ఒకటి 6 టౌన్ PSలో 5 వెహికల్స్ వీళ్ళ వద్ద గట్టి ఇంటరాక్షన్ చేస్తే వీళ్ళు బాబన్ సాబ్ పాడ్ వద్ద పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్ అన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళ వెహికల్ని అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా కోర్టులో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీరిద్దరిని కూడా ఈ 5 కేసులలో వీరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసి పంపడం జరుగుతుంది. వీరిపైన
ప్రాపర్గా రౌడీ షీట్గా సస్పెక్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేసి వీళ్ళపైన నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా शहर के सरकारी दवाखाने में हामिला खातून शदीद दर्द की हालत में पहुंची, लेकिन डॉक्टर व अमले ने हामिला खातून की जजगी के बजाय बुखार का बहाना बताकर भेज दिया, जिस पर खातून की जजगी खानगी दवाखाने में की गई। सरकारी दवाखाने में एक अफसोसनाक वाकया। शहर के सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और अमले को माहाना भारी तनख्वाहें हुकूमत की जानिब से दी जाती है, मगर डॉक्टर्स व अमला उस तनख्वाह का हक अदा करते हुए मरीजों का इलाज करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एक हामिला खातून शदीद दर्द की हालत में दवाखाने पर आई। रुजू होने वाली हामिला खातून की जजगी करने के बजाय डॉक्टर्स ने ये बताया कि तुम्हें बुखार की वजह से दर्द हो रहा है और इस खातून को भेज दिया गया। हामिला खातून के अफराद खानदान ने डॉक्टर्स पर भरोसा न करते हुए इस खातून को खानगी दवाखाने में शरीक किया, जहां इस खातून को जुड़वा बच्चे तवल्लुद हुए। सरकारी दवाखाने की कारकर्दगी और डॉक्टर्स व अमला के रवैये पर इस खातून के अफराद खानदान ने शदीद बरहमी जाहिर की और आला ओहदेदारों से मुतालबा किया कि खाती डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दवाखाने में इस्लाह की जाए। उन्होंने मजीद बताया कि गरीब खानदान खानगी दवाखानों के अखराजात बर्दाश्त करने के अहल नहीं होते हैं। ऐसे में सरकारी दवाखाने में रुजू होने पर उनसे गैर हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और हामिला खवातीन को इलाज शुरू करने से पहले ही खानगी दवाखाना चले जाने की तजवीज़ दी जा रही है, जो सरासर जुल्म और ड्यूटी से नाइंसाफी है। और ये डॉक्टर्स अपने खानगी दवाखानों में खिदमत अंजाम देते हैं तो लापरवाही नहीं करते, लेकिन सरकारी दवाखाने में भारी तनख्वाहें हासिल करते हुए भी खिदमत अंजाम नहीं देते और दवाखाने में आते ही उनका रवैया मरीजों के तई बदल जाता है। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई व इक़दामात करने की अशद जरूरत है। గవర్నమెంట్ చెయ్యమన్నారు, చేయమంటే ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఆమె పెద్ద మేడం అంటే ఆమె పేరని చెప్పింది, ఉమరానా అన్నారు. అడిగినా కూడా నీ పేరు చెప్పు, నేను చెప్తా అని చెప్పిన. అయితే షుగర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి నిజామాబాద్ వెళ్ళమని చెప్పారు. నిజామాబాద్లో కాకుంటే హైదరాబాద్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసారు. మాతో అయితే కాదు, ఇక్కడ కామారెడ్డిలో మాత్రం మాతో చేయడం కాదు. నిజామాబాద్ నుంచి వాళ్ళు చెప్తే హైదరాబాద్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి, తప్పదు అని చెప్పేసారు. ఏఎన్ఎం వర్కర్ కూడా మేము కాల్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినండి అని చెప్పేసారు. మా తప్పనిసరి పరిస్థితి లేకుండా మేము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లోకి వచ్చినాము. సరే, మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా అంత రిస్క్ తీసుకోరు కదా. మరి ఆ మేడం మరి ఎందుకు అంత చొరవ తీసుకొని సింపుల్గా ఒక 15 నిమిషాలలో డెలివరీ చేసేసింది. నా ఇద్దరు పాపాలు కూడా క్షేమంగా ఉన్నారు, నా భార్య కూడా క్షేమంగా ఉంది. आरमूर हलके के झंडा गली इलाके में एक किराए के मकान में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पक्की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 2 खवातीन और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आरमूर सीआई सुरेश कुमार का बयान। आरमूर हलके के झंडा गली इलाके में किए जा रहे फहाशी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। तफसील के मुताबिक झंडा गली इलाके में एक खातून जिस्म फरोशी का धंधा चला रही थी। पक्की इत्तला मिलने पर सीआई सुरेश बाबू ने एक मकान पर छापा मारा, जिसमें 2 खवातीन और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये खातून एक मकान किराए पर लेकर जिस्म फरोशी का धंधा चला रही थी और वो खातून जिला निजामाबाद से कमसिन लड़कियों और परेशान हाल खवातीन को रुपयों का लालच देकर व दीगर बातों में लाकर उनसे धंधा करवा रही थी। इस खातून के साथ एक नौजवान भी शामिल है। इस छापे में वेलपुर मंडल पचल नरकोड़ा गाँव से ताल्लुक रखने वाले विनोद, मौजा खानापुर से माधव को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ आ रहे हैं। उन अफराद के पास से 5200 रुपए रकम बरामद की गई। बाद सीआई सुरेश कुमार ने मजीद बताया कि इस अड्डे के बारे में शिकायत की गई थी, जिसके बाद छापा मारा गया है। गिरफ्तार खवातीन व अफराद जिस्म फरोशी में मुलव्विस है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। నలుగురు పిల్లగాళ్ళు, ఒక అమ్మాయి, ఆమె అమర్పల్లి పద్మ రెడ్డిగా పట్టుబడ్డారు. ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకున్నా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మార్నింగ్ 7, 9, 10 వాళ్ళు వస్తుంది, సాయంత్రం 5, 6 గంటలకు వెళ్తుంది. రోజు 4-5 వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. మండల ప్రాంతంలో నాగూర్ పట్టణంలోని జెండా గల్లీలో వ్యభిచారం జరుగుతుందని నమ్మదగిన సమాచారం రాగా ఆర్మూర్ పోలీసు వాళ్ళము
అట్టి విచార గృహంపై దాడి చేయగా విచార గృహాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఒక మహిళ, ఒక బాధిత మహిళ మరియు 3 విటులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా కొంతకాలంగా ఆ యొక్క మహిళ ఇల్లు ఒక అద్దె తీసుకొని ఆ జెండా గలీలో విచారణ నిర్వహిస్తున్నట్లుగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड दिए जाते हैं जो शानदार कारकर्दगी के साथ खेलों में नुमाया मुजाहिरा करते हैं। उसी के तहत बॉक्सिंग निखत जरीन को बॉक्सिंग में आलमी चैंपियनशिप फतेह करने पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन को राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा तकरीब में अर्जुन अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर साल 2022 के खेलों के कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर्स अवार्ड्स पेश किए गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड दिए जाते हैं जो शानदार कारकर्दगी के साथ खेलों में नुमाया मुजाहिरा करते हैं। खेलों में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस साल के अर्जुन अवार्ड्स के लिए 25 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। उन खिलाड़ियों में एथलेट खिलाड़ी एस पूनिया, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रणय, वेट लिफ्टर विकास ठाकुर, बैडमिंटन प्लेयर तरुण व दिगर खिलाड़ी शामिल हैं। और निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर खिलाड़ी निखत जरीन, जिन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग में आलमी चैंपियनशिप जीतकर कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई है, जिसे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या मिनी हज हाउस, मैटरनिटी हॉस्पिटल और गार्डन के लिए अरसफ अली तालाब से मुतासिल अराजी मुनासिब नहीं? एक सवाल। मुस्लिम कायदीन इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दिलाते? किसी रियासत में इंतखाब करीब आते हैं तो बीजेपी से पहले वहां ईडी सरगर्म होती है। इस काम में नाम की शमूलियत की तल्ला पर एमएलसी के कविता की बरहमी, कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं। बोधन आरटीसी डिपो में गैर मजाज डीजल की सप्लाई करने वाले डीजल टैंकर को बोधन के पेट्रोल बंक डीलर्स ने पकड़ लिया। सिविल सप्लाईज ने इस टैंकर को तहवील में लिया, मगर बहुत सवाल उठ खड़े हुए हैं। HVAC की जानिब से 3 रोजा फनी तरबियत का एहतमाम। दफ्तर बैतुल माल आटो नगर पर 8, 9 और 10 दिसंबर को तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें हुफ्फाज को खौफियत दी जाएगी। मुंतज़मीन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।